दक्ष और रिद्धि बस अमिता जी को देखे जा रहे थे। उन दोनों की आंखों में ना तो आंसू थे और ना मुंह में कोई शब्द। एक सदमा सा लग गया था उन्हें। जानना था तुम लोगों को, जान लिया या और कुछ भी बाकी रह गया है? अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। दक्ष बिना किसी भाव के अनिकेत की तरफ देखता है। उनकी आंखों में भी आंसू थे। तुम दोनों को क्या करना है तुम्हारे ऊपर है। हम कुछ नहीं कहेंगे। माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन अगर किस्मत इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे तो माँ बाप भी क्या करें। अनिकेत बस अमिता को देखे जा रहे थे। दक्ष और रिद्धि का अपने आप से ही हाथ छूट जाता है और वो दोनों बेसुध खड़े हुए थे। अमिता जी रिद्धि का हाथ पकड़ के जाने लगती हैं। वो एक झलक अनिकेत को देखती हैं, जो पहले से ही उन्हें देख रहे होते हैं। वो बिना कुछ कहे रिद्धि को वहाँ से ले जाती हैं। अनिकेत दक्ष के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। चलो। दक्ष बिना कुछ कहे उनके साथ चला जाता है। अमिता जी और रिद्धि अपने घर पहुंचती हैं। रिद्धि बिना उनकी बात सुने बेसुध सी अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अमिता जी उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती हैं और अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हैं। दूसरी तरफ दक्ष भी अपने कमरे में चला जाता है और अनिकेत उसे यूं ही देखते रह जाते हैं। दोनों अपने कमरे में जाकर रोने लगते हैं। जीवी टूटिया बरो तारा, तेरी मेरी नोट पे गई सोनी, जीवी टूटिया बरो तारा, हो लाई भी न गई तन्हाई भी न गई। यूं ही रोते रोते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन रिद्धि अपने कमरे से बाहर आती है। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। रिद्धि बेटा आ जाओ, नाश्ता तो कर लो। रिद्धि हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों नाश्ता करने लगती हैं। मैं जानती हूँ जो हुआ उस वजह से। रिद्धि बहुत धीमी आवाज में, माँ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। अमिता जी चुप हो जाती हैं। माँ मैं थोड़ी देर के लिए पार्क जा रही हूँ। ठीक है। रिद्धि वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनिकेत दक्ष को घर में ढूंढने लगते हैं। दक्ष दक्ष। तभी एक सर्वेंट उन्हें बताता है, बड़े साहब तो 1 घंटे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए। 1 घंटे पहले? ठीक है तुम जाओ। दक्ष ऑफिस में जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इससे हो ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वो ऑफिस से जाने लगता है कि तभी अनिकेत उसके केबिन में आ जाते हैं। दक्ष आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गए। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, पर प्लीज। अनिकेत हाँ में सर हिला देता है। दक्ष कार लेकर ऑफिस से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि उसे पार्क में रिद्धि बैठी दिखती है। न जाने क्या सोचकर वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और यूं ही उसे देखने लगता है। थोड़ी देर में रिद्धि वहाँ से जाने लगती है कि उसकी नजर दक्ष पर पड़ती है। अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल कल रात की बात याद करके उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है और दक्ष आंखों में आंसू लिए बस उसे देखता रहता है। अजीब सी विडंबना थी उन दोनों के बीच। ना एक दूसरे से नजरें मिला पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। कहते भी क्या, रिश्तों की ऐसी कश्मकश में उलझकर रह गए थे दोनों। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन उन दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं था। दोनों ने ही खुद को सबसे अलग कर लिया था। दक्ष अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में गुजारता था और रिद्धि डायरी लिखा करती थी। अनिकेत और अमिता अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन रिद्धि सो रही थी। अमिता जी उसके फोन से अनिकेत का नंबर ले लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वो अनिकेत को फोन करती हैं। हेलो। मैं अमिता बोल रही हूँ। अनिकेत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो रिद्धि और दक्ष के बारे में। हाँ बात तो मैं भी करना चाहता था, पर खैर कहाँ मिलना है? वो जहाँ पहले मिलते थे वहीं आ जाओ। अमिता कोई जवाब नहीं देती। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उनकी आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर में अनिकेत और अमिता एक मंदिर के पीछे एक छोटा सा पार्क था वहाँ मिलते हैं। इतने सालों बाद एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से दोनों को ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी। वो मुझे रिद्धि और दक्ष के बारे में बात करनी थी तुमसे। मुझे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही। दक्ष का भी कुछ ऐसा ही हाल है।
कुछ कहता नहीं, पर उसने खुद को सबसे अलग कर लिया है। समझ नहीं आ रहा कि ये नियति का कैसा खेल है। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों के ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं। एक ही खून में ये रिश्ता फंस कर रह गया है। एक मिनट, एक ही खून से क्या मतलब है तुम्हारा? अमिता कुछ जवाब नहीं देती। अमिता बिना जवाब दिए जाने लगती है, पर अनिकेत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम ऐसे नहीं जा सकती। बात पूरी हुए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्या जानना चाहते हो बताओ? उन दो लोगों में कैसे शादी हो सकती है जिनका पिता एक हो? अनिकेत फटी आंखों से उनकी तरफ देखने लगता है। अमिता वहाँ से जाने लगती है। अनिकेत गुस्से में उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। रिद्धि मेरी बेटी है। तुमने सालों से उसे मुझसे दूर रखा। मुझे भनक तक नहीं लगने दी कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है। वो मेरी बेटी है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में, अपनी पत्नी और बेटे के साथ? तो उनके साथ रहो। हमारी जिंदगी में दखल मत दो। पत्नी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? सालों पहले जो तुमने किया था वो साबित हो चुका है। तुम्हारा जिससे अफेयर था दक्ष उसी का बेटा है ना? अनिकेत अमिता को एक थप्पड़ मार देता है। बहुत बकवास कर ली तुमने। 25 साल पहले भी यही किया था और आज भी वही कर रही हो। 25 साल पहले की बात मत लाओ बीच में। किसने क्या किया था ये तुम भी जानते हो, समझे? और किस मुंह से तुम ये बात कह रहे हो, जबकि तुम तो अपनी नई दुनिया बसा चुके हो। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने का। जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? घर छोड़कर जाने के बाद तुमने तो एक बार पलटकर भी नहीं देखा। मुझे देखने की क्या जरूरत थी? कोई और थी ना देखने वाली। दक्ष उसी का बेटा है ना? दक्ष को मैंने अनाथ आश्रम से गोद लिया है। वो मेरा बेटा है, पर मेरा खून। अमिता जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती हैं। मैंने कोई शादी नहीं की है। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं बची थी। तब दक्ष मेरी जिंदगी में आया, जिसने मुझे फिर से जिंदगी जीने की वजह दी। अफसोस होता है आज मुझे कि क्यों तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी, जिसे मैं आज तक चाहते हुए भी खुद से अलग नहीं कर पाया। लेकिन अब बस, मैं अपनी बेटी को सब सच बताऊंगा। वो गुस्से से जाने के लिए मुड़ते हैं तो सामने दक्ष और रिद्धि खड़े हुए थे। उन दोनों को वहाँ देखकर अनिकेत और अमिता हैरान रह जाते हैं। अनिकेत रिद्धि के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अमिता जी और रिद्धि की आंखों में भी आंसू थे। बेटा, मैं तुम्हारा पिता। वो उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते। तभी उनकी नजर दक्ष पर पड़ती है। बेटा वो मैंने तुमसे। दक्ष रिद्धि का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। अमिता और अनिकेत हैरानी से देखने लगते हैं। अनिकेत, ये दक्ष रिद्धि को कहाँ ले जा रहा है? पता नहीं, पर परेशान मत हो, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अमिता हाँ में सर हिलाती है। देखो अनिकेत, हमारे बीच में जो हुआ उसका असर हम अपने बच्चों की जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहिए। किसी और के लिए ना सही, उनके लिए ही हमें आराम से बात करनी चाहिए। अनिकेत कुछ सोचकर बोलते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ दक्ष अपनी कार एक सुनसान सड़क पर रोक देता है और कार से बाहर निकलता है। रिद्धि भी निकलती है। तुम जानना चाहती थी ना कि मुझे औरतों से चिढ़ क्यों है? तो सुनो, उसकी वजह तुम्हारी माँ थी। रिद्धि उसे देखे जा रही थी। मैंने बचपन से अपने पिता को, सॉरी, अब वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी पिता हैं, उन्हें तुम्हारी माँ की वजह से आंसू बहाते देखा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया किसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में अकेले रहे, लेकिन उनकी जिंदगी के सूनेपन ने मेरे मन में औरतों के लिए चिढ़ भर दी। क्यों किया तुम्हारी माँ ने ऐसा? बताओ रिद्धि। दक्ष, तुम इस तरह से माँ के लिए मत बोलो। सीरियसली, तुम अभी भी उनका ही साथ दे रही हो। वैसे मैं हैरान क्यों हो रहा हूँ? तुम औरतों के लिए तो खेल है ना ये सब। तुम ये सब क्यों? यू नो व्हाट, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि तुम भी तो उन्हीं की बेटी हो, वैसी ही होगी। रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम जानती ही क्या हो इस सब के बारे में? सच में पता नहीं मैंने क्यों ऐसा सोचा कि तुम मेरा साथ दोगी। क्यों दोगी भला? मुझे इस वक्त डैड के पास होना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने डैड को फोन पर बात करते सुन लिया था और मैं यहाँ आ गया। रिद्धि ने भी अमिता जी को अनिकेत से बात करते सुन लिया था और वो भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची थी। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और उसे घर पर छोड़ देता है। वो अपने घर पहुँचता है। अनिकेत पहले से ही वहाँ थे। कहाँ थे तुम दक्ष? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। और रिद्धि, वो कहाँ है? दक्ष उनके गले लग जाता है। थैंक यू डैड, मुझे जिंदगी देने के लिए, जबकि मैं आपको कुछ भी नहीं हूँ। क्या कहा? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो? अरे तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी ना होता। मेरी जिंदगी जीने की वजह हो तुम। थैंक्स तुम्हें मुझे नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। थैंक यू। उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई हक नहीं बनता उनका। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उनकी वजह से मुझे औरतों से नफरत हो गई।
मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतने अच्छे चेहरे के पीछे इतना काला दिल होगा। दक्ष, दक्ष उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। मेरे और अमिता के बीच जो हुआ वो हमारे बीच की बात है। तुम बच्चों का कोई हक नहीं बनता उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहने का। वो तुमसे बड़ी है और तुम्हें उन्हें इज्जत देनी होगी। जो शब्द आज तुमने निकाले हैं वो दोबारा नहीं निकलने चाहिए, समझे तुम? अनिकेत ये कहकर वहाँ से चले जाता है और दक्ष बस उन्हें जाता हुआ देखता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपने घर पहुँचती है। रिद्धि, कहाँ थी तुम बेटा? मैं बहुत घबरा गई थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में हजारों सवाल है मेरे लिए। रिद्धि उनके गले लग जाती है। कोई सवाल नहीं है, इतने सालों में तो उन्हें हमारी याद नहीं आई, तो अब कैसा रिश्ता? आपने उन्हें नहीं बताया कि उनकी एक बेटी है। ये जानकर उन्हें इतना बुरा लगा, लेकिन एक बार भी इतने सालों में उन्हें आपका ख्याल नहीं आया। ऐसे इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। और क्यों रखूं? वो मेरी कुछ नहीं लगते। नफरत है मुझे उनसे। वो एक बहुत बुरे इंसान है। रिद्धि, आज ये बात बोल दी है, दोबारा मत कहना। हमारा आपस में कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें उनकी इज्जत करनी होगी। आज कहा है, दोबारा मत कहना, समझी? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। रिद्धि आंखों में आंसू भरे उन्हें जाते हुए देखती है। वो अपने कमरे में आती है और कुछ सोचकर किसी को फोन मिलाती है। गजब खेल है किस्मत का, कब किसे किस मोड़ पर मिला दे और किस मोड़ पर जुदा कर दे ये कह नहीं सकते। सारे रिश्ते एक पल में पलट कर रह गए। क्या होगा इन बदलते रिश्तों का अंजाम? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग